Good morning to all of you. Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड फीचर नेचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का अर्थ, विशेषताएं और प्रकृति। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 से लेकर 1918 तक चली, उसके बाद इतना भयंकर नुकसान हुआ कि उसको आगे मतलब कंटिन्यू ना हो पाए और दोबारा से वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1919 में और 1920 से वो जो है लागू हो गया था और उसका नाम था नेशनल लीग या लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता था और उसको कहा जाता था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ में वो सभी देश शामिल थे जो ये चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो इसके प्रिंसिपल्स थे, इसके सिद्धांत थे, उसको जो कंट्रीज जो मेंबर्स कंट्रीज थी उन्होंने उस तरह से फॉलो नहीं किया और उसके पास इतनी ज़्यादा जो है कंट्रोलिंग पावर भी नहीं थी, अथॉरिटी भी नहीं थी और उसकी वजह से जो लीग ऑफ नेशन था, राष्ट्र संघ था, वो परमानेंटली खत्म हो चुका था। तो उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 1939 में दोबारा से उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोबारा से 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और ये 42 तक चला और जो है इसके इतने ज़्यादा नुकसान हुए कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी हुई, यानी कि परमाणु बम भी छोड़ा गया जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी है उन शहरों पर छोड़ा गया और जो है यूएनओ ने जो है अपना यूएसए ने वो जो है ऐसा कदम उठाया है। खाली यूएसए ही उसमें शामिल नहीं था, जितनी भी कंट्रीज उसमें उनके एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थी उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया और जो इसका भयंकर नुकसान आज भी जापान में भुगता जा रहा है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम के लिए ये सोचा गया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसके पास इतनी पावर हो जो सभी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को कंट्रोल कर सके। और लेकिन वो कंट्रोल पावर कैसे आएगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसकी मेंबरशिप क्या होगी, ये बहुत लंबा चौड़ा जो है सिस्टम था जिसको धीरे धीरे जो है बनाया गया और 1945 में मेनली यूनाइटेड नेशंस का जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ये बना दिया गया। तो हम आएंगे इसके मीनिंग पर। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सॉवरेन स्टेट हैविंग इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट, यानी कि जितने भी संप्रभुताशाली देश हैं, संप्रभुताशाली यानी सोवरेन स्टेट्स क्या होते हैं कि जो पूरी तरह से आज़ाद हैं, जो किसी भी कंट्री के गुलाम नहीं हैं, तो ऐसे देशों को जो है इसकी मेंबरशिप दी गई और इन सभी ने अपने एक इकट्ठे इंटरेस्ट बनाए। वो इंटरेस्ट क्या थे? वो इंटरेस्ट थे कि दोबारा से कोई भी वर्ल्ड वार ना हो, पीस लाई जाए, शांति लाई जाए और सभी देशों का विकास हो, डेवलपमेंट हो। मेनली डेवलपमेंट के लिए जो है हमारा ये यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र और संघ, अगर हम तीन वर्ड को लेकर के चले, संयुक्त का मतलब जॉइंट, राष्ट्र का मतलब नेशन, संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब सब देशों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रिंसिपल, मेन एम जो है युद्धों को रोकना रखा गया। तो ये 1945 में बना दिया गया। अब हम जानेंगे कि इसके फीचर क्या, इसका नेचर क्या है। फर्स्ट इसका आता है सॉवरेन स्टेट एज मेंबर, संप्रभु देशों की सदस्यता। देखिए, मैं अभी मीनिंग में भी आपको बता के गई हूँ कि सॉवरेन स्टेट वो स्टेट होते हैं जो पर्टिकुलरली फ्री हैं, आज़ाद हैं, कि कोई भी गुलाम नहीं है, तो ऐसे देश की ये जो है इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और वो मेंबरशिप कितने देशों में?
शुरुआत में ली और कितने देशों ने बाद में ली, ये मैं अगले टॉपिक में भी आपको बताऊंगी। तो पहले सिर्फ हम इसकी फीचर करते हैं कि ओनली जो पर्टिकुलर फ्री कंट्रीज हैं, संप्रभु कंट्रीज हैं, सवर्जन स्टेट हैं, केवल वही इसकी मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ मेंबर, यानी सदस्यों की समानता। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्रीज इसके मेंबर बनेंगे, यूएनओ के मेंबर बनेंगे, उनको बिल्कुल इक्वल समझा जाएगा। यानी कि चाहे किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, एरिया ज़्यादा है, कम है, कोई टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा अच्छा है या कम है, कोई गरीब देश है, कोई अमीर देश है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी देशों के साथ जो यूएनओ कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएगा या हेल्प करेगा, वो सभी कंट्रीज की, चाहे छोटी या बड़ी कंट्री कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा उसका बिहेवियर होगा। फिर है इंटर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन, अंतर सरकारी सहयोग। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इन देशों की गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट पर एक दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को सहयोग करेगी। और वो सहयोग केवल पॉलिटिकल रिलेशन से ही मेंटेन नहीं होगा, वो सहयोग इकोनॉमिकली, सोशली और जो है सांस्कृतिक जो रिलेशन होते हैं, कल्चरल रिलेशन होते हैं, उन सभी को, मतलब ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करते हुए रिलेशंस बनाए जाएंगे। और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे जैसे नीड एंड नेसेसिटी होगी किसी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, दूसरी कंट्री की हेल्प लेने की, तो सभी देश एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फिर है रियलाइजेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हितों की प्राप्ति। देखिए, इसमें किसी एक कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसमें पर्टिकुलरली सभी देशों को, उनके इंटरेस्ट को शामिल किया जाएगा, ताकि सभी देश जो भी डेवलपमेंट में जितने पिछड़े हुए हैं, कोई इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है, कोई पॉलिटिकली पिछड़ा हुआ है, कोई सोशली पिछड़ा हुआ है, जैसे जैसे जिसके इंटरेस्ट होंगे, वो उन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएनओ की हेल्प लेगा और यूएनओ को हेल्प करेगा और सभी कंट्रीज आपस में हेल्प करेंगे। फिर है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। इसका मतलब क्या है, हर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है। देखिए, इंडिया है, इंडिया का इंटरेस्ट मान लो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए है, अपना कम्युनिकेशन जो हमारा सिस्टम है, ग्लोबलाइजेशन है, और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, डिफरेंट तरह की नीड एंड नेसेसिटी हर कंट्री की होती है ना। तो कहीं बेरोजगारी की समस्या है, कहीं महंगाई की समस्या है, कहीं जो है अपना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की समस्या है, जिसकी जैसी समस्या है, जिसका जो इंटरेस्ट है, वो उस समस्या को दूर करने के लिए, उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूनाइटेड लेवल पर यूएनओ के अंतर्गत जो है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा और उसको पूरा करने के लिए यूएनओ उसकी हेल्प करेगा। तो आज हमने मीनिंग और नेचर आपको बताया है, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे और इस टॉपिक की अभी कई वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।